दोस्तों, कर्नाटक में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है तो उसके लिए मौजूदा आरक्षण की सीमा को बढ़ा दी। और इसमें बढ़ाने के बाद अभी रिपोर्ट तैयार हुई है जातिगत जनगणना के तहत। वर्तमान में कर्नाटक में ओबीसी के लिए 32% आरक्षण है। लेकिन आरक्षण जनगणना के अनुसार, जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य के को रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें ये कहा गया है कि 32 से बढ़ाकर 51% कर दी जाएगी। लेकिन ये सिफारिश सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधारित में लिया गया। कर्नाटक में लगभग 70% आबादी ओबीसी वर्ग के हैं और रिपोर्ट में इस बात पर प्रस्ताव दिया गया है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 51% से बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब और भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी जरूरी है बताना आपको कि तमिलनाडु और झारखंड में ओबीसी वर्ग की, तमिलनाडु में 69% और जो इसके अलावे देखें तो झारखंड में 77% आरक्षण दिया जा रहा है। तो रिपोर्ट ये कहती है कर्नाटक की कि कुल जो आबादी है 5 करोड़ 98 लाख, इस आबादी में से ओबीसी की जो आबादी है, जातियों की, ओबीसी जाति की 4 करोड़ 16 लाख के करीब में बताई जाती है। 2014 में भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान, जो सिद्धारमैया ने, कर्नाटक की सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक जनगणना का आदेश दिया था। लेकिन तत्कालीन जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एच कंथाराजू की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट 2016 तक तैयार हो गई थी। लेकिन बाद की जो सरकारें आई वो इसे आगे नहीं बढ़ने दी और उसे रोक दिया, जो आगे की सरकार बीजेपी की आई। जो एच डी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार ने आई और उसके बाद बी एस येदुरप्पा और बसवा राव बोमई के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार भी आई और इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। 2020 में फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली कर्नाटक में सरकार बनी। जयप्रकाश हेगड़े को जातिगत जनगणना आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। लेकिन उस सरकार में रिपोर्ट पब्लिकली नहीं की गई थी, सार्वजनिक नहीं की गई। हेगड़े ने फरवरी 2024 में सिद्धारमैया सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। तब तक फिर सिद्धारमैया कांग्रेस की सरकार आ गई और विपक्षी दलों की तरफ से जो बीजेपी और जेडीएस है, उन्होंने रिपोर्ट को लागू करने का विरोध किया, जिसमें लिंगायत और वोकालिगा जाति समूहों के आरोप लगाए कि इस रिपोर्ट में जनसंख्या की जो प्रतिनिधित्व है उस मामले में उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, रिपोर्ट गलत है। लेकिन कुछ सवाल हैं कि क्या ये जातिगत आधारित जो जनगणना है और जो आरक्षण है, ये 50% से ज्यादा हो सकती है क्या? और इसमें क्या कोई कानूनी अड़चने भी आएगी? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कर्नाटक की कि जातिगत जनगणना वैज्ञानिक तरीके से की गई है, मतलब मशीनरी है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ गलत हुआ होगा, कोई संदेह नहीं। तो फिर हम ये समझते हैं कि क्या आरक्षण की सीमा 50% पार हो सकती है? अगर होगी तो अभी किस किस राज्यों में है और कौन से कानूनी अड़चने आ सकती है? भारत में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित है। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्य हैं और केंद्र सरकार ने इस सीमा को पार करने के लिए प्रयास किए हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, तो इसमें भी 10% आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस में, ये भी पार हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इंदिरा साहनी मामले में, इसको समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। अब 50% सीमा का जो तर्क है, इस के पीछे तर्क था कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक अपवाद है और अवसर की समानता आदर्श होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को अवसर देते हैं तो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर जो स्वर्ण जाति में है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण की घोषणा की, जिससे 50% की जो सीमा थी वो बढ़ गई। अपने आप इसमें देखें 10% बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अब राज्य सरकारें
कुछ राज्य सरकारों ने भी 50% की सीमा को पार करने का प्रयास किया, जैसे कि तमिलनाडु है और बिहार है। लेकिन इस पर विवाद है। विवाद ये कि 50% की सीमा को लेकर कई तरह के विवाद हुए। इसमें कुछ लोग इस सीमा को हटाने या बढ़ाने की मांग करते हैं, जबकि कुछ लोग इस सीमा को बनाए रखने की भी वकालत करते हैं, और इसी दोनों चीज को लेकर विवाद होता है। तो निष्कर्ष ये है कि 50% की आरक्षण सीमा का नियम एक संवैधानिक सीमा है, और इसे पार करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, तभी आप इसे पार कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय के लिए इंदिरा सहनी की जो 50% आरक्षण सीमा है वो एक अहम हो जाती है। और इसमें अगर बिहार पे जाएं तो 8 नवंबर 2023 को बिहार कैबिनेट ने एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जो मौजूदा कोटा है 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में फैसला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से 50% के आरक्षण नहीं हो सकते, इसलिए इसे नहीं दिया गया। अब राजस्थान में जैसे कि कुछ राज्यों ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा, राजस्थान में भी इसमें अगड़ी जातियों के 14% आरक्षण भी शामिल है। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए अंत में कि कब कब और किस कोटे ने राज्य आरक्षण के सीमा को 50% पार करने की मांग की, लेकिन इस पर रोक लगी। 5 मई 2021 मराठा आरक्षण खत्म हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो गई थी। फिर अदालत ने कहा कि आरक्षण को लागू करने के लिए 50% सीमा उल्लंघन होगा, और साथ ही अदालत ने कहा कि इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत नहीं है। पीठ में जज थे अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एल अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट ये शामिल थे। अब फिलहाल महाराष्ट्र में आरक्षण की जो वर्तमान स्थिति है, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अन्य के लिए है 2.5%। कुल मिलाकर 52% आरक्षण है, जो 50% से ज्यादा है। अब 17 मार्च 2015 को जाट आरक्षण आया, जो खत्म हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की जो पिछली सरकार यूपीए के फैसले को रद्द कर दिया था, और अदालत ने यह कहा था कि जाति आरक्षण का जो आधार है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जाट सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है। आरक्षण पर आधार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक होना चाहिए, इसलिए केंद्रीय नौकरी हो, शिक्षण संस्थान हो, इसमें जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। 15 फरवरी 2013 की बात है, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को रद्द किया गया। साल 2013 में दूसरी बार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों को 5% मुस्लिम आरक्षण का कोटा रद्द कर दिया। फिलहाल आंध्र प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा 7% से 10% हो गया। 29 मई 2012 को आंध्र प्रदेश में कोटा के भीतर कोटा रद्द किया गया, और इसे हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% कोटा के भीतर कोटा यानी सब कोटा रद्द किया, और कहा कि आरक्षण पूरी तरह से धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता। 8 फरवरी 2023 को 4% आरक्षण को भी खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में मुसलमानों को जो 4% आरक्षण देने के लिए राज्य के फैसले थे उसे खारिज किया, और 7 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ थी उसने इस पर फैसला सुनाया। 7 नवंबर 2005 की बात है, एससी के आदेश की अवहेलना हुई और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुस्लिम आरक्षण विधेयक को खारिज किया। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 50% के कुल आरक्षण सीमा से अधिक है, और इस पर विधेयक को खारिज कर दिया जाता है, और इधर सरकार ने सीमा हटाकर 4% कर दी। सितंबर 2004 को राज्य के शक्तियों को सीमित किया गया, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2004 में सरकार के आदेश को खारिज किया, जिसमें इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% आरक्षण की सीमा का हवाला दिया गया। इसमें राज्य के शक्तियों को सीमित कर दिया गया, और इसमें 50% की आरक्षण की सीमा को भी तय किया गया। इसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो अब जो बात आई कर्नाटक की, कर्नाटक में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला ये पक्का जाएगा, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% पार होगी, तो विवाद भी होगा। अब ये लागू होगा कब तक ये अभी कहने वाली बात नहीं है, लेकिन कानूनी अड़चनें तो जरूर आएगी। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही पहुंची हो
और समझ पाए हो आप आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।